नमस्ते बच्चों। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में सबसे पहली बात तो वो सारी इम्पोर्टेंट लाइंस डिस्कस करने वाली हूँ जिनके बेस पे सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। और दूसरी चीज, मैं आपको पैराग्राफ वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई के अंदर उन क्वेश्चंस को भी आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, सीधे चलते हैं पेज नंबर 181 पर, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर बच्चों देखो, सबसे पहली बात हमें याद करना है व्हाट इज LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस और कुछ और दूसरे बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं इस ग्रुप के अंदर। एंड ऑल दिस बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द मिल्क एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कर्ड। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, व्हाट इज LAB। सेकेंड पॉइंट, LAB जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस एसिड्स। नंबर 2, और बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? तो लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इस एसिड का जो प्रोडक्शन है उसके कारण दूध के अंदर कन्वर्जन क्या होता है? तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है द मिल्क इज कोएगुलेटेड, ठीक है, वो जम जाता है। एंड सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पर हमें याद करना है दैट इज देयर इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन्स। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स है दे आर पार्शली डाइजेस्टेड, इसीलिए कर्ड जो है वो मिल्क के कंपैरिजन में इजीली डाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्टेबल होता है। क्लियर? चलो अगला पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पर इस लाइन की, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट हम करते कैसे हैं? तो वी ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड दैट इज नोन एज इनोकुलम, ओके, और स्टार्टर। तो यहां से ये 2 टर्म्स याद करना, व्हाट इज इनोकुलम और व्हाट इज स्टार्टर। मीन्स वी आर एडिंग सम बैक्टीरिया इन द मिल्क, ओके, एंड बाय एडिंग दीज बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द मिल्क, एंड वी हैव टू पुट द मिल्क अंडर अ सुटेबल टेम्परेचर। अगर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है तो मिल्क का कर्ड में प्रॉपर कन्वर्जन नहीं होगा। क्लियर? सो सुटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी for conversion of milk into the curd. Clear? नेक्स्ट पॉइंट देखो जो हमें याद करना है यहाँ से कि जब मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन होता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर फिर आपको 2 पॉइंट्स याद करने। फर्स्ट पॉइंट आपको याद करना है कि कन्वर्जन होता है जब मिल्क का कर्ड में, तो इट विल इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द कर्ड। कैसे इंक्रीज हो जाती है? बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। सो कर्ड के अंदर विटामिन B12 उसकी क्वांटिटी जो है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू द मिल्क। और सेकेंड पॉइंट जो हमारे लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बेनिफिट है वो सेकेंड पॉइंट क्या है कि दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग, रोक देते हैं, किसकी ग्रोथ को रोक देते हैं? दे चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द स्टमक। हमारे पेट के अंदर अगर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उनकी ग्रोथ को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चेक कर लेते हैं, रोक देते हैं। इसीलिए हमारे पेट के लिए बहुत यूजफुल होता है कर्ड, एंड कर्ड के अंदर प्रेजेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे। फर्स्ट देखो, मिल्क स्टार्ट टू कोएगुलेट व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर एडेड टू वार्म मिल्क एज स्टार्टर, ओके, मेंशन एनी अदर 2 बेनिफिट्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोवाइड्स। तो देखो ये 2 बेनिफिट्स जो अभी अपन ने यहाँ डिस्कस किए थे ये दोनों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ डज एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू फ्रेश मिल्क हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? सिंपल सी बात है, देखो इसको अभी अपन ने यहाँ एक्सप्लेन किया था। हाउ डज एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट, सो इन स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड वी आर इनोकुलेटिंग, क्या इनोकुलेट कर रहे हैं? वी आर इनोकुलेटिंग मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वी आर इनोकुलेटिंग मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द फ्रेश मिल्क, in the fresh milk. So these bacteria will coagulate the milk into the curd. Clear? तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके साथ में, मेंशन अ न्यूट्रिशनल क्वालिटी दैट गेट्स एडेड टू द कर्ड। सो व्हाट इज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी? इट इज द इंक्रीजिंग ऑफ विटामिन B12 लेवल, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टू ह्यूमंस अदर देन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। ओके, मिल्क को कर्ड में चेंज कर रहा है, इसको हमें नहीं लिखना है अदर देन दैट। सो अगेन वी हैव दीज 2 पॉइंट्स, दैट इज इंक्रीजिंग विटामिन B12 लेवल ऑफ कर्ड एंड सेकेंडली दे चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन द स्टमक। क्लियर? तो ये वाला पैराग्राफ देखो, बिल्कुल आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है और उसको हमें याद करते हुए चलना है। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और माइक्रोब की जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट। हमें याद करना है बेकर्स ईस्ट किसको कहते हैं, सैकेरोमाइसिस सर्विसाई। ये नाम हमें याद रखने हैं दोनों। क्लियर? बेकर्स ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्विसाई। ओके, अब ये इसको हम बेकर्स ईस्ट को कहते हैं क्योंकि ये बेकरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत जो है कॉमनली यूज्ड होता है। ये जो हमारे पास में ये एक फंजाई है। ओके, फंजाई है। ओके, माइक्रोब कौन सा है, कौन से टाइप का, इट इज अ फंजाई। ये करता क्या है, इट डू द फर्मेंटेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जब डव में से रिलीज होती है तो इट प्रोवाइड द पफी अपीयरेंस टू द डव। ओके, तो डव को वो क्या कर रहा है, पफी अपीयरेंस दे रहा है। उसके अंदर डव जो है वो पोरस हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन कर रहा है, सैकेरोमाइसिस सर्विस है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां से देखते हैं, व्हाट इज टोडी। टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक। टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक प्रोड्यूस्ड बाय द पाम्स, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पाम ट्रीज। ओके, ये पॉइंट यहां से हमें याद करना है। देन हम आ जाते हैं चीज के ऊपर। चीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही जो है हमारे लिए ओल्डेस्ट एक फूड आइटम है जो माइक्रोब्स के हेल्प से बनता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास में चीज के अंदर से जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो देखो कौन कौन से। नंबर 1, स्विस चीज। स्विस चीज की क्वालिटीज क्या है वो याद रखनी। फर्स्ट क्वालिटी इज देयर आर लार्ज होल्स। ये लार्ज होल्स क्यों बने हैं, ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब बैक्टीरिया। याद रखना बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। ओके, सेकेंड टाइप जो हमारे पास चीज का दे रखा है वो क्या है, रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज, ठीक है, कौन बनाता है, फंजाई बनाती है। पेनिसिलियम की एक स्पीशीज है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये जो स्पीशीज है हमारे पास फंजाई पेनिसिलियम की, ये रॉकफोर्ट चीज को बनाने में हेल्प करता है। ओके, और इस स्पेसिफिक फंजाई के कारण इसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है और यहाँ पर इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण भी इसका एक स्पेसिफिक, स्विस चीज का भी एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। तो यहाँ से बच्चों आपको ये सब याद करते हुए चलना है जो जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यहां पर हम बात करेंगे बच्चों दो इंडस्ट्रीज की। फर्स्ट इज बेवरेजेस इंडस्ट्री एंड सेकंड इज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, अपने को यहाँ पर पहला पॉइंट ये याद करते हुए चलना है, व्हाट आर फर्मेंटर्स। सो फर्मेंटर्स आर लार्ज वेसल्स, दीज आर very large vessels which are used for the production of bacteria or microbes large scale और इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, तो फर्मेंटर्स के डायग्राम जो है वो हमारी बुक के अंदर दे भी रखा है। ये देखो, दीज आर द लार्ज फर्मेंटर्स जिसके अंदर माइक्रोब्स को ग्रो किया जा रहा है। ओके, चलो अभी अपन बात करते हैं बिवरेजेस इंडस्ट्रीज की। तो यहाँ पर हमें याद करना है एक टर्म, ब्रूवर्स ईस्ट। ब्रूवर्स ईस्ट किसको कहा गया है, द सेम, दैट इज द बेकर्स ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सर्विसाई। सो इसको ब्रेड मेकिंग में भी यूज किया जा रहा है और इसको बीवरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जा रहा है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जा रहे हैं, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको सेकेंड यहां से याद करते हुए चलना है।
ब्रीवर्स ईस्ट. ओके, इट इज द सेम एज द बेकर्स ईस्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ से याद करना है वो थर्ड पॉइंट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस विद और विदाउट डिस्टिलेशन वी कैन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर क्लासिफाइड ऑन दिस बेसिस. क्लियर? तो ये पॉइंट याद करना, वाइन एंड बियर these are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum, these are produced by the distillation of the fermented broth. okay, तो ये 3 पॉइंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको आपको यहां से याद करते हुए चलना है. अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब used for fermented malted cereals and fruit juices. तो बच्चों हम लोगों ने फर्मेंटेशन के अंदर बस एक माइक्रोब का नाम पढ़ा है, सैकरोमाइसिस का, और वही इसका आंसर है. देखो यहाँ दे रखा है, फर्मेंटेड माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल वी यूज द ब्रीवर्स ईस्ट, दैट्स इट सैकरोमाइसिस. ओके, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला. चलो अब चलते हैं हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर. एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ. दिस इज अ ग्रीक वर्ड. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ. तो किसकी लाइफ के अगेंस्ट है एंटीबायोटिक्स? दीज आर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो दिस इज द एंटीबायोटिक टर्म का ये मतलब दे रखा है. अगर हम लोग इसको ह्यूमंस के रेफरेंस में देखें, सो एंटीबायोटिक्स आर नोन एज प्रो लाइफ. दे आर प्रो लाइफ, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है, हमारी तो लाइफ को वो सेव कर रहे हैं. कैसे सेव कर रहे हैं? बाय किलिंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. डिफाइन करना है एंटीबायोटिक्स को, हमें याद करना है व्हाट इज एंटीबायोटिक्स. सो दीज आर द केमिकल्स और केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स. कुछ माइक्रोब्स उसको बना रहे हैं एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. यानी कि एक माइक्रोब बना रहा है और वो दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को या तो चेक कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, या उसको कंप्लीटली किल कर रहा है. यानी कि एक माइक्रोब नंबर ए, ये दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को चेक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. ओके, अभी चलते हैं आगे. कैसे डिस्कवर हुआ एंटीबायोटिक्स उसकी बात करते हैं. तो यहाँ पर हमें याद रखना है, नंबर 1, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड इज पेनिसिलिन. ओके, ये नाम वैसे तो तुम्हें याद होगा. ओके, चलो किसने किया था? तो यहाँ पर किसने डिस्कवर किया था? तो सबसे पहला नाम आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, और उसके साथ में हमें नाम याद रखने हैं चेन एंड फ्लोरी का, क्योंकि इन तीनों को एक साथ में नोबेल प्राइज मिला था 1945 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक. ओके, अच्छा, अब इसकी डिस्कवरी हुई कैसे? तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी दे रखी है कैसे हुई. तो सबसे पहली बात हमें याद रखना है बच्चों, यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया. ओके, ये जो हमारा बैक्टीरिया है फ्लेमिंग इस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे एंड ही ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड. एक मोल्ड मतलब एक तरह का फंगस दैट वाज ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर. यानी कि ये बैक्टीरिया यहाँ पर ये ग्रो हो रहा है. ओके, और ये कल्चर है बैक्टीरिया का. ये बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, और यहाँ पर इसने ऑब्जर्व किया कि एक मोल्ड जो है वो इस बैक्टीरिया वाला जो इसका कल्चर है उसके अंदर ग्रो कर रहा है. और जहां पर ये मोल्ड ग्रो कर रहा है उस एरिया के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही. इस एरिया के अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो चेक हो गई, वो रुक गई, रिटार्ड हो गई. तो उन्होंने यहां से डिस्कवरी करी कि ये जो मोल्ड है, ये पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड था. ओके, फंगस कौन सा था या मोल्ड कौन सा था? पेनिसिलियम नोटेटम. और दिस वॉज रिलीजिंग द केमिकल, उस केमिकल को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन, एंड दिस केमिकल वॉज रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया. यानी कि एक फंजाई जो है वो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था, उसकी ग्रोथ के अगेंस्ट था. और फिर इसका जो है लार्ज स्केल यूज किया था चेन एंड फ्लोरी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स. क्लियर?
बात आई समझ में? तो ये थी इसकी डिस्कवरी। यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं? तुम्हें याद रखना है नंबर 1 द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। सेकेंड, ये किससे एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। एंड थर्ड, कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये कंट्रोल कर रहा था, रिटार्ड कर रहा था? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ओके, और 3 नाम याद रखने हैं, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी फॉर द डिस्कवरी, फॉर गेटिंग द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन। बात करते हैं हम लोग केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स की। ओके, तो यहाँ पर हमें जो नाम याद करने हैं बच्चों वो है, फर्स्ट इज एस्परजिलस नाइगर, एक फंजाई है जो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर रही है। सेकेंड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड, क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम, एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटाइलिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड फोर्थ इज लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है। तो 4 नाम आपको यहाँ से याद करने हैं। सैकेरोमाइसिस आपको याद है, क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल, ये भी आपको याद है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 5। इसके बाद में बच्चों लाइपेजेस, लाइपेजेस are used in detergent formulations and helpful in removing the oil, lipase, lipids, oils. Okay, so oily stains from the laundry. ये एंजाइम भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। सेकेंड देखो, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। 7th पॉइंट देखो, मार्केट के अंदर जो जूसेस आते हैं, फ्रूट जूसेस, वो एकदम क्लियर होते हैं एज कंपेयर टू द दोज वी मेड एट द होम। ये ऐसा क्यों होता है? इतने क्लैरिफाइड जूसेस क्यों होते हैं? सो जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम, यानी कि हम पैक्टिन एंड प्रोटीन्स को वहां से हटा देते हैं, इसलिए वो इतना क्लैरिफाइड जूस हमें दिखाई देता है। तो बच्चों लाइपेजेस, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स बायोलॉजिकली जो प्रोड्यूस, केमिकली जो इंडस्ट्रियल लेवल पे एंजाइम्स ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसके अंदर हमारे एक तो बेसिलस बैक्टीरिया और एक एस्परजिलस, इनकी डिफरेंट एस्परजिलस, इनकी डिफरेंट स्पीशीज हैं जो इनका प्रोडक्शन कर रही हैं। ओके, 8th पॉइंट पे चलते हैं, ये हमारा पॉइंट नंबर 7 था। 8th पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय दिस बैक्टीरिया इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, सो स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो केमिकल है दैट इज नोन एज क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर, यानी कि अगर हमारे ब्लड बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो उस क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So, removing the clot from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attacks. Clear? कि याद रखना, myocardial infarction leading to heart attack। तो यहाँ पर अगर कोई ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज उसको रिमूव करने के काम में आ रहा है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग, तो एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज था। ओके, नेक्स्ट देखो साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज इम्यूनो सप्रेसिव, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला केमिकल है। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। तो इस ऑर्गन को बचाने के लिए, जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको हमारा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट नहीं कर दे, उसको एक्सेप्ट कर ले, इसलिए हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यूज होता है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। क्लियर? और ये कौन बना रहा है? दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस, हमें नाम याद रखना है, फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। Clear? So this is point number 9. Point number
10। नेक्स्ट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स कौन बना रहा है? एक फंजाई, दैट इज द ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस स्टेटिन्स बना रहा है। क्या काम आता है ये? इट रिड्यूस और लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसके लेवल को कम करने के लिए स्टेटिन्स यूज होते हैं। और स्टेटिन्स कौन बना रहा है? ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस। ओके, क्लियर? तो ये जो 10 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद करने हैं और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बोर्ड के अंदर नहीं बनने वाला। देखो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अभी अपन ने ये पढ़ा बेटा, है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द मेडिकल साइंस। इंपॉर्टेंस क्या है? दिस वर्क एज द क्लॉट बस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई आर सम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। हम इनको बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड वी यूजिंग दीज मॉलिक्यूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ओके, और ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स का हमें एग्जाम्पल देना है। 2 मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं हमारे पास। 3 नाम है, कोई भी 2 नाम आप यहाँ से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टेटिन्स आर ऑब्टेन्ड। ये अभी हमने पॉइंट नंबर 9 एंड 10 डिस्कस किया है और उसके आपको मेडिकल यूजेस भी लिखने हैं। तो ये पॉइंट नंबर 9 एंड 10 अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये था हमारा पॉइंट, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर? हाँ जी, चलो अगला टॉपिक कवर करते हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सो सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STPs, ये याद कर लेना। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स ये क्या होता है भाई? दीज आर द माइक्रोब्स विच गेट देयर नरिशमेंट from the organic compounds। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना नरिशमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये कहाँ और क्या कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी कि ये डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं और अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज एंड दे हेल्पफुल इन द सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, चलो सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, P फॉर प्राइमरी एंड P फॉर फिजिकल। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम क्या करें? वी आर जस्ट फिजिकली रिमूविंग द पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज। जो भी लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको हम 2 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट इज द फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंस में फिल्ट्रेट कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल्स अलग किए, फिर छोटे अलग किए, फिर छोटे अलग किए। सो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद में सेकेंड, वी आर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, जहां पर जो भी सॉलिड वेस्ट है वो सारा सेडिमेंट हो जाएगा। ओके, सॉलिड वेस्ट जितना भी है सारा सेडिमेंट हो जाएगा, सारे सॉलिड्स जो है वो सेटल हो जाएंगे एंड इट विल प्रोड्यूस द प्राइमरी स्लज। और ये क्या बना लेंगे? प्राइमरी स्लज। और जो सुपरनेटेंट है ऊपर जो फ्लोट कर रहा है दैट इज नोन एज द इफ्यूलेंट, और हम इस इफ्यूलेंट को लेकर जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर? तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द फिजिकल ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट, जहां पर फिल्ट्रेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, जो सेडिमेंट हुआ दैट इज द प्राइमरी स्लज, उसको अलग कर लेंगे। और जो सुपरनेटेंट वाटर है जो बचा हुआ रिमेनिंग, उसको हम लोग दूसरे टैंक में लेकर जाएंगे, उसको हम कहते हैं द सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक। अब हम उसको यहां से उठा के ले गए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर? चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? बिकॉज वी आर यूजिंग हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंट। क्लियर? ओके, चलो
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर पासिंग द प्राइमरी इफ्लुएंट इनटू अ लार्ज एयरेशन टैंक। एयरेशन टैंक के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज एजिटेशन, कंटिन्यूअसली एजिटेशन, एंड सेकेंड इज पंपिंग ऑफ एयर। तो ये जो दोनों स्टेप्स हैं, एजिटेशन, वाटर को कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली हम एजिटेट कर रहे हैं मैकेनिकली, और उसके अंदर एयर पंप कर रहे हैं, इन दोनों प्रोसेसेस के कारण क्या होता है, देयर इज द विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स की बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रोथ होती है, एंड दे कन्वर्ट इनटू फ्लॉक्स। वो फ्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये याद करना, व्हाट इज फ्लॉक्स। फ्लॉक्स, दिस इज the masses of bacteria associated with the fungal filament to form the mesh like structures। कुछ इस तरह से ये फंगल माइसीलियम से और mesh like structures बना लेते हैं ग्रो करके इस तरह से, और इसके साथ में बहुत सारे हमारे जो माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो इसके साथ में, एरोबिक बैक्टीरिया वो इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द फ्लॉक्स। क्लियर। तो जो ये एजिटेशन है और उसके कारण क्या हो रहा है, एयर पंपिंग और एजिटेशन के कारण फ्लॉक्स का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर। अब जब इनकी ग्रोथ होती है, फंजाई की एज वेल एज बैक्टीरिया की, जब यहाँ ग्रोथ होती है तो ग्रोथ कैसे होती है, सिंपल बात है। सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, ये क्या कर रहा है, दिस इज डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर उस सीवेज के अंदर प्रेजेंट है उसको ये डिकम्पोज कर रहा है, बैक्टीरियल सेल डिकम्पोज कर रहा है, और इसके लिए इसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बिकॉज एरोबिक बैक्टीरिया है ना, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बैक्टीरियल सेल कर रही है। क्लियर। अब जब ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से खत्म हो जाएगा, उसका पूरा डिकम्पोजिशन हो गया, वो खत्म हो गया, तो बैक्टीरियल सेल किसको डिकम्पोज करेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके। तो अब इस कंसेप्ट को आप लोग समझना कि जब हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या है, ज्यादा है। ग्रेजुअली जब ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, अमाउंट कम होता जाएगा, तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम को रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर विद द ऑक्सीजन डिमांड। हम इन दोनों को को रिलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिमांड को। तो इफ द ऑक्सीजन डिमांड इज हाई, इफ द BOD इज ग्रेटर, द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मीन्स द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो ग्रेटर, यानी कि ज्यादा उसके अंदर वेस्ट मैटर प्रेजेंट है। सो BOD इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। क्लियर। मोर द ऑर्गेनिक मैटर मीन्स मोर oxygen demand, lesser the organic matter means lesser polluted water, it means the oxygen demand will be lesser। क्लियर। तो ये आपको आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा BOD का। तो हम आते हैं वापस यहाँ पर। तो while growing these microbes consume the major part of the organic matter and this significantly reduce the biological oxygen demand of the effluent। क्लियर। तो इनिशियली जो हमारे पास में प्राइमरी इफ्लुएंट आया है उसकी इनिशियली उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है दैट वाज ऑलवेज हाई, BOD इज ऑलवेज हाई इनिशियली, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता जाता है और वो कंज्यूम होता जाता है, बैक्टीरिया सेल्स की ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा, फ्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं। क्यों डेवलप हो रहे हैं, ड्यू टू द पंपिंग ऑफ एयर एंड मैकेनिकल एजिटेशन ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंट। और जो फ्लॉक्स का डेवलपमेंट है, जब वो ग्रो कर रहा है, इट इज कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर। इनिशियली द BOD इज हाई, but later on when the organic matter is consumed, जब organic matter almost consume हो गया है, the BOD of the primary effluent it is significantly reduced। clear। okay, चलो आगे चलते हैं। जब
एक बार जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ग्रेटली और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुका है। इस स्टेज में क्या करते हैं, वी पास द इफ्लुएंट इनटू द सेटलिंग टैंक, और हम उसको सेटल होने देते हैं। क्या चीज को हम सेटल कर रहे हैं, वी आर सेटलिंग द बैक्टीरियल फ्लॉक्स। बैक्टीरियल फ्लॉक्स को हम क्या करते हैं, सेटल करते हैं। एंड दिस इज नोन एज, द सेडिमेंट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज, इट इज द सेडिमेंट which carries the bacterial flocks, means bacteria, aerobic bacteria। कौन से बैक्टीरिया है याद रखना हमेशा, these are the aerobic bacteria plus fungi, so this is present in the activated sludge। okay, now तो हमारे पास सेडिमेंट है, एक्टिवेटेड स्लज, और हमारे पास में इफ्लुएंट है। तो जो इफ्लुएंट है वो हम क्या कर रहे हैं, दैट इज नाउ जनरली रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। इफ्लुएंट को हमने रिलीज कर दिया। अब आते हैं वापस इस एक्टिवेटेड स्लज के पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिकम्पोज दिस ऑल्सो, हमें इसको भी डिकम्पोज करना है, डाइजेस्ट करना है। इसके लिए क्या किया जाता है, हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम एक लार्ज टैंक के अंदर पंप करते हैं, दैट इज नोन एज एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ओके, एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करना है, कौन डाइजेस्ट करेगा, एन एरोबिक बैक्टीरिया करेंगे। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब क्या हो रहा है, एरोबिकली बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहे हैं, वो इन एरोबिक बैक्टीरिया और इस फंजाई को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, carbon dioxide are produced and these gases are collectively known as biogas। इसको हम बायोगैस कहते हैं, which is a source of energy because it is inflammable। क्लियर, तो हमने क्या किया, जो एक्टिवेटेड स्लज था जिसके अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई थे, we transferred it into a digester which contains the anaerobic bacteria। एनारोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, उन्होंने इन सबको डाइजेस्ट कर दिया। And while digestion, they release a mixture of gases, carries methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide. These gases are known as the biogas। तो activated sludge से हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, बायोगैसेस प्रोड्यूस कर ली। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना, ये वाला देखो, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसका थोड़ा सा पार्ट हम क्या करते हैं, वी पंप बैक इनटू द एरेशन टैंक एज इनोकुलम। जैसे हम मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल रहे थे ना, इनोकुलम और स्टार्टर के फॉर्म में, वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से हमने थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज लिया, मतलब हमने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई लिए और इनको हमने इस एरेशन टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ओके, एरेशन टैंक के अंदर हमने थोड़े से एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई को ट्रांसफर कर दिया, ताकि अब ये यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। क्लियर, दिस इज नोन एज इनोकुलम। सो ये था हमारा बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट, जहां पे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज in the aeration tank and second step is in the anaerobic sludge digester। क्लियर, ओके, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, नेम द टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स नेचुरली अकरिंग इन द सीवेज वाटर and explain their role in cleaning sewage water into usable water। तो हमने दो कैटेगरीज देखी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर, फर्स्ट इज द एरोबिक बैक्टीरिया एंड सेकंड इज एन एरोबिक बैक्टीरिया नेचुरली अकरिंग इन द सीवेज वाटर। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों के रोल को एक्सप्लेन करना है। एरोबिक बैक्टीरिया कैसे क्या रोल प्ले कर रहे हैं और एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो सिंपली है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, दे आर डाइजेस्टिंग, वो क्या चीज डाइजेस्ट कर रहे हैं, दे आर डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज।
क्लियर। और एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, दे आर रिमूविंग और दे आर डाइजेस्टिंग द एरोबिक बैक्टीरिया एज वेल एज द फंजाई प्रेजेंट इन द प्राइमरी इफ्लुएंट और द सीवेज वाटर। क्लियर, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट बिफोर इट कैन बी रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। तो सिंपल है, अभी हमने सारे स्टेप पढ़े। पहला स्टेप था हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंड स्टेप हमारे पास में था सेकेंडरी ट्रीटमेंट और नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट एरोबिक ट्रीटमेंट एंड सेकेंड एनएरोबिक ट्रीटमेंट। तो ये सारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज एक्टिवेटेड स्लज गेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एक्टिवेटेड स्लज कैसे प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सिंपल है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि दिस इफ्लुएंट इज पास्ड, जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट का हमारा जो इफ्लुएंट है दैट इज पास्ड इनटू अ settling tank where the bacterial flocs are allowed to sediment, and this sediment is known as activated sludge. Okay, this carries the aerobic bacteria as well as the fungi. तो ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट हाउ डज द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बीओडी अकर। बिल्कुल सिंपल, अभी मैंने आपको समझाया था कैसे डिक्रीज होता है बीओडी। वी हैव द ऑर्गेनिक मैटर, दिस ऑर्गेनिक मैटर इज decomposed by the aerobic bacteria, okay. So when the organic matter is decomposed, the demand for oxygen is also decreased. Clear? So there will be significant decrease in BOD during the secondary treatment of the primary effluent. तो ये जो हम लोगों ने पूरा पैराग्राफ यहाँ पढ़ा था BOD वाला, वहां से आप इस आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब हाउ बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्टिवेटेड स्लज। ये अभी अपन ने पढ़ा था इन द एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। द एक्टिवेटेड स्लज is digested, and while digestion or during this digestion the biogas is produced, and this carries different types of gases. Clear? तो बच्चों ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हमारे टॉपिक सीवेज ट्रीटमेंट से। ओके